हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा रेगुलर करंट अफेयर्स के लिए और डेली अपडेट्स के लिए। इस वीडियो में हम 15 और 16 अप्रैल के जो भी करंट अफेयर चर्चा में है उनको देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ईरान ने इजराइल के खिलाफ सैकड़ों ड्रोन और मिसाइलें लॉन्च की हैं। तो देखिए ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है इस समय। ईरान ने इजराइल के ऊपर लगातार लगभग कहा जा रहा है 300 ड्रोन से और लगभग वैसे ही कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स भी लॉन्च की हैं। इसका देखिए मुख्य कारण क्या माना जा रहा है। सीरिया का एक शहर है दमिश्क, ठीक है, जिसको इंग्लिश में डमास्कस लिखा जाता है या हिंदी में इसको दमिश्क लिखते हैं। इस शहर में एक ईरानियन दूतावास था जिस पर अभी हाल ही में हमला कर दिया गया था और ईरान ने यह कहा था कि ये इंटेंशनली या जानबूझकर इजराइल के द्वारा हमारे दूतावास पर हमला किया गया है। तो इस कारण ये उसका एक रिटेलिएशन है, उसका जवाब इन्होंने दिया है, ये इसका माना जा रहा है। तो मुख्य जो इसका अभी हम कह सकते हैं कि इमीडिएट कॉज है या त्वरित जो इसका कारण है वो यही है कि ईरान के दूतावास पर सीरिया के दमिश्क में एक अटैक कर दिया गया था, जिसको ईरान ने यह माना कि यह जानबूझकर इजराइल की सेना द्वारा किया गया है और उसी के जवाब में यह किया गया है। तो इसमें हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट है जो ऑपरेशन ईरान ने इसको नाम दिया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा है कि ऑपरेशन टू प्रॉमिस। तो ये ऑपरेशन का नाम दिया गया है ईरानियन सेना द्वारा। इजरायली कार्रवाई की प्रतिक्रिया है और इजराइल को उसके कथित अपराधों के लिए दंडित करने की उनकी रणनीति का हिस्सा है। और कथित अपराध मैं आपको क्या बता रहा हूं, जो ईरानियन दूतावास पर इनका हमला किया गया था। तो ये हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस, ये आपसे पूछ सकता है। बात करें ईरान की अगर, तो ईरान की जो कैपिटल है वो है तेहरान और इसकी जो करेंसी है वो है ईरानियन रियाल। बात करें इजराइल की कैपिटल है आपकी जेरूसलम और करेंसी है इजराइल की न्यू शेकेल। बात करें अगर इसकी मैप की पूरा, अगर आप देखेंगे मैप में कुछ थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें हम सबसे पहले ईरान की, ईरान का जो बॉर्डर लगता है वो ये वाला जो आपका एरिया है इसे बोला जाता है पर्सियन गल्फ या फारस की खाड़ी, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये है आपका द गल्फ जो लिखा है और ये वाली जो एरिया है ये है आपका गल्फ ऑफ ओमान या ओमान की खाड़ी। यहां पर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट जल डमरू मध्य पड़ता है जो आपसे पूछता रहता है बार बार, ये है आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, ठीक है, हॉर्मूज। तो यानी हॉर्मूज जल डमरू मध्य किन दो वाटर बॉडीज को जोड़ता है, फारस की खाड़ी को और गल्फ ऑफ ओमान, ओमान की खाड़ी को, यहां पर ये पड़ता है। अब अगर बात करें एक यहां पर और बहुत फेमस शहर है वो है रामसार, ठीक है। रामसार एक ईरान का ही शहर है जो कैस्पियन सी के बॉर्डर पर पड़ता है। रामसार कन्वेंशन इसी शहर में साइन हुआ था और इसी के नाम पर यह बहुत फेमस है, ठीक है। रामसार कन्वेंशन आपको पता है वेटलैंड्स या आर्द्र भूमि जो होती है उनके संरक्षण से संबंधित है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कौन से सन में यह साइन किया गया था और भारत कौन से सन में इसका मेंबर बना है, ठीक है। और बात करें ईरान का बॉर्डर आपका कैस्पियन सागर से भी या कैस्पियन सी से भी लगता है। बात करें इजराइल की, तो इजराइल आपका यहां पर है। ये वाला जो एरिया है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिए इसको बोला जाता है सिनाई पेनिनसुला, ठीक है। सिनाई पेनिनसुला, सिनाई प्रायद्वीप इसको बोला जाता है इस वाले एरिया को, क्योंकि तीन तरफ से ये वाटर बॉडी से घिरा है। ये इसकी अगर बात करें तो ये तो आपको पता ही है क्या है, रेड सी है। ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ अकाबा, गल्फ ऑफ अकाबा। ये सब पूछता रहता है इसलिए मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, स्टैटिक में ये आते रहते हैं। यहां पर जो बॉडी है सऊदी अरेबिया और सिनाई पेनिनसुला के बीच में ये वाली जो वाटर बॉडी है इसको बोला जाता है गल्फ ऑफ अकाबा। तो ये सारे संबंधित कुछ फैक्ट्स हैं। इसके अलावा देखिए 2-3 मिलिटेंट ग्रुप जो आतंकी संगठन है वो बहुत ज्यादा चर्चा में रहते हैं मिडिल ईस्ट में या इस एरिया में। भारत में इसको वेस्ट एशिया बोला जाएगा वैसे, लेकिन अमेरिका से अगर आप देखेंगे तो ये मिडिल ईस्ट में पड़ता है, इसलिए इसका नाम वैसे मिडिल ईस्ट ही ज्यादा चर्चा में है। लेबनान में एक बहुत फेमस आतंकी ग्रुप है जिसका नाम है हिजबुल्लाह, ठीक है, हिजबुल्लाह, ये आपने सुना होगा। इसके अलावा यमन में एक बहुत फेमस ग्रुप है हाउथी, ठीक है, हुथीज आपने हाउथी सुना होगा, ये यमन का ग्रुप है। गाजा में अभी आपने पता है इजराइल ने लगातार अटैक किए हैं, गाजा पट्टी में आपको क्या मिलेगा, हमास। सीरिया में तो सबको पता ही है सबसे फेमस क्या है, आईएस, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। तो आईएस सीरिया का है। लेबनान में क्या है, हिजबुल्लाह, गाजा स्ट्रिप गाजा पट्टी में हमास, यमन में हौथी, ये सारे कुछ मिलिटेंट ग्रुप हैं जो इस एरिया में चर्चा में रहते हैं या आतंकी संगठन है। तो आई होप कुछ फैक्ट्स आपको यहां से अच्छे लगे होंगे। आगे चलते हैं। सिंगापुर में अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं।
सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियून लूंग ने घोषणा की है कि वह लंबे समय से नियोजित नेतृत्व परिवर्तन के हिस्से के रूप में लगभग 20 वर्षों के बाद 15 मई को अपना पद छोड़ देंगे। इन्होंने देखिए 2004 से ये यहाँ के पीएम है, लेकिन अब ये इस पद को छोड़ रहे हैं और उनकी जगह उनके जो डिप्टी हैं लॉरेंस वोंग, वो अब देश के अगले पीएम बनेंगे। तो सिंगापुर के नए पीएम कौन है? लॉरेंस वोंग है। सिंगापुर का एक बहुत फेमस एयरपोर्ट है चांगी एयरपोर्ट, ठीक है, दुनिया के सबसे बेस्ट एयरपोर्ट में इसको माना जाता है, ठीक है, चांगी एयरपोर्ट। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा जारी एक आदेश के तहत अनुराग कुमार आईपीएस को सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। तो अनुराग कुमार जी आईपीएस है, इनको सीबीआई में जॉइंट डायरेक्टर बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस को राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी एनजेएसी भोपाल का निदेशक नियुक्त किया है। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान यह घोषणा की है। तो अनिरुद्ध बोस जी अभी रिटायर हो गए हैं, लेकिन उनको अब नेशनल जुडिशियल जो अकेडमी है भोपाल में, उसका डायरेक्टर बना दिया गया है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1993 में। यह भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत संचालित संस्था है। तो इसको याद रखिएगा, अनिरुद्ध बोस जी इसके डायरेक्टर बने हैं। यह भी एक अवार्ड चर्चा में है। हाल ही में भारतीय अमेरिकी अभिनेता, ये अभिनेत्री हुए माफ कीजिए, और मीन गर्ल्स स्टार अवंतिका वंदपू को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा, अभिनेत्री होगा, साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर नामित किया गया है। तो अवंतिका वंदपू जी को साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर अभी मिला है अवार्ड। ये आगे चलते हैं। विश्व कला दिवस प्रतिवर्ष 15 अप्रैल को पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो विश्व वर्ल्ड आर्ट डे 15 अप्रैल, ये सीधा फैक्चुअल है। ये एक किताब देखिए काफी चर्चा में है। मशहूर ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी अपना संस्मरण नाइफ जारी करने के लिए तैयार है, जिसमें 2022 में एक सार्वजनिक कार्यक्रम में छुरा घोंप दिए जाने के खौफनाक अनुभव का जिक्र किया गया है। सलमान रुश्दी की एक आंख की रोशनी इसमें पूरी चली गई है। अगर आपने चश्मा जब वो पहनते हैं आपने देखा होगा, एक पूरा जो लेंस है उनका वो काला रहता है। तो एक सार्वजनिक कार्यक्रम में इन पर चाकू से हमला कर दिया गया था। तो इन्होंने नई किताब अपनी निकाली है नाइफ, नीचे मैंने फोटो भी डाला है। इसके अलावा अगर बात करें, इनकी एक आपने सुना होगा एक बहुत फेमस पुरस्कार है बुकर, ठीक है, बुकर प्राइज, जो बहुत फेमस राइटर्स को दिया जाता है। इनकी एक किताब है मिडनाइट चिल्ड्रन, मिडनाइट चिल्ड्रन, इसके लिए इनको ये बुकर पुरस्कार दिया जा चुका है। तो ये भी आप याद रखिएगा, पूछता रहता है ये वाली किताब, इसलिए मैंने बता दी। इसके अलावा दो बुक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक है आई कैन कोच, जो चंद्रशेखर सर की है, और दूसरी किताब थी द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ये किसने लिखी है? सैम पित्रोदा ने। तो ये दो किताबें भी आप याद रखिएगा। आई कैन कोच के एक खंड पहले आ चुका था, अभी इसका पार्ट 2 और पार्ट 3 जारी किया गया है। चंद्रशेखर सर की ये बुक है। आगे चलते हैं। ये मीटिंग भी अभी काफी चर्चा में रही। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने 11 अप्रैल 2024 को वॉशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और फिलीपींस के उद्घाटन त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। अगर आपसे पूछे कि यूएस, जापान और फिलीपींस का पहला त्रिपक्षीय शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है, तो अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में हुआ है। इसका जो देखिए मुख्य उद्देश्य क्या रहता है, जो साउथ चाइना सी है, ठीक है, साउथ चाइना सी है, यहां पर जो चाइना का लगातार इंट्रूजन बढ़ रहा है, उसकी जो प्रसारवादी रणनीति है उसको कैसे टैकल किया जाए। इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है जिसमें इंडिया भी आता है, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में डेवलपमेंट, रीजनल इंटीग्रेशन ये कैसे किया जाए, इसके बारे में पूरी ये बात करता है। भारत और मॉरिशस ने हाल ही में 7 मार्च 2024 को अपने दोहरे कराधान बचाव समझौते, जिसे DTAA बोला जाता है, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। इसमें देखिए क्या होता है, किसी भी एक इनकम पर या किसी भी एक पूंजी पर 2 बार टैक्स लगने से ये बचाती है संधि कि मान लीजिए एक बार इसमें मॉरिशस में टैक्स लगा, दूसरी बार इसमें इंडिया पर आकर फिर से टैक्स लग गया, तो ऐसे में जो इन्वेस्टर होता है वो बहुत ज्यादा पसंद नहीं करता है। तो जिन 2 कंट्रीज के बीच में इस तरीके का एग्रीमेंट साइन होता है, उसमें फिर डबल टैक्सेशन से या दोहरे कराधान से आप बच जाते हैं, जो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है। तो भारत और मॉरिशस के बीच में यह भी हुआ है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदिरा गांधी के बाद न्यूज वीक के कवर पर आने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री के रूप में इतिहास रचने के लिए तैयार हैं। तो देखिए, मैं एक बहुत फेमस मैगजीन है, उसके अभी फ्रंट पेज पर नरेंद्र मोदी जी आए हैं। एक्सक्लूसिव इंटरव्यू यहां पर आप पढ़ सकते हैं।
एकजुटता और समर्थन के संकेत में भारत ने स्वास्थ्य और शिक्षा के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करते हुए नेपाल में विभिन्न संगठनों को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें दान में दी हैं। तो ये आपसे सीधे पूछेगा कि हाल ही में भारत ने किस पड़ोसी देश को 35 एम्बुलेंस और 66 स्कूल बसें दी हैं, तो नेपाल को ये दी। जगजीत पवाडिया को सबसे अधिक वोट प्राप्त करने के बाद अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के तीसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुना गया है। तो एक ही और अपॉइंटमेंट अभी चर्चा में है, ये भी देखिए काफी चर्चा में है। सच्चिदानंद मोहंती को तत्काल प्रभाव से 3 साल की अवधि के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसे यूजीसी बोलते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, इसके सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है। स्विगी जो एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म है, स्विगी ने लापता पालतू जानवर को ढूंढने के लिए एक नई पहल स्विगी पावलिस, ठीक है, वैसे तो पुलिस होता है आपने सुना होगा, लेकिन इन्होंने अपनी इसमें क्या लिखा है, पॉ पॉ जैसे पंजा, तो कुत्ते के पंजे के रूप में इन्होंने थोड़ा सा एक नाम रखा है, स्विगी पावलिस। इसमें देखिए क्या होगा, जैसे मान लीजिए किसी ओनर का कुत्ता या डॉगी अगर खो जाता है, तो वो स्विगी जो डिलीवरी फूड पार्टनर्स होते हैं, क्योंकि ये पूरे शहर में घूमते रहते हैं, तो इनको आप अपनी फोटो और कुत्ते की जानकारी दे सकते हैं। तो अगर इन्हें कहीं वो दिखाई देगा तो उसको ढूंढने में आपकी ये हेल्प कर सकते हैं। तो इस तरीके का एक अच्छा इनिशिएटिव स्विगी ने ये चलाया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी रिकनेक्टिंग द बॉन्ड नामक एक पुस्तक का विमोचन किया है। और अगर बात करें इसके राइटर की, के राइटर है रमन सिंह जी, सॉरी माफ कीजिए, रमन मित्तल और सीमा सिंह, ये दोनों इस किताब के राइटर हैं। सेना ने स्वदेशी रूप से विकसित मानव पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ATGM, यानी जो इसका टेस्टिंग अभी आपको पता है, सिक्किम में भी इसका एक परीक्षण किया गया था, हाल ही में एक अभ्यास किया गया था। इसकी हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक फील्ड परीक्षण किया है। तो ये भी अब सेना में शामिल होने के लिए लगभग तैयार है। तो यही देखिए सारे करंट अफेयर्स आज चर्चा में थे। आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा, अलग अलग फैक्ट्स जो मैंने आपको बताया वो भी आपको अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसका PDF आपको अभी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।